वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और कल की पहली क्लास भी आपकी अच्छी रही होगी, जिसमें हमने ओरिएंटेशन क्लास ली और हमने जनरल नॉलेज के हवाले से वर्ल्ड जियोग्राफी पार्ट 1 भी आपको पढ़ाया। और इसी के साथ साथ आज हम हाज़िर हैं जनरल नॉलेज वर्ल्ड जियोग्राफी का लेक्चर नंबर 2 लेकर। इसमें मज़ीद चीज़ें हम वर्ल्ड जियोग्राफी से देखेंगे। और कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड जियोग्राफी को अगर हम 2 हिस्सों में तकसीम करें तो ये क्या क्या बनती हैं। एक बनती है ह्यूमन जियोग्राफी, ठीक है, और दूसरी बनती है फ़िज़िकल जियोग्राफी। और ये भी बताया था कि हम ज़्यादातर जो अपना फ़ोकस रखेंगे वो फ़िज़िकल जियोग्राफी के ऊपर रखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जितनी भी टेस्टिंग एजेंसीज़ हैं वो आपसे वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर से क्वेश्चंस करती हैं। और फिर वर्ल्ड जियोग्राफी के अंदर, फ़िज़िकल जियोग्राफी के अंदर हमने कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है वो भी कल मैंने आपको बता दिया था। और ये भी बताया था कि हम वर्ल्ड जियोग्राफी जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसको 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। और जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रेलेवेंट आपको पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। बग़ैर देर किए अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। अब आपको थोड़ा सा पीछे लेकर जाऊंगा। एफआईए ने 2021 में जो टेस्ट लिए थे, ठीक है, तो उसमें जिन लोगों ने अप्लाई किया होगा और जिन लोगों ने टेस्ट दिया होगा तो वहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपसे पूछा गया था, ठीक है। कैपिटल्स के हवाले से दुनिया के जितने भी कैपिटल्स हैं, ममालिक के कैपिटल्स हैं, उनमें से चंद एक ममालिक के आपसे लॉन्गिट्यूड्स पूछे गए थे एंड लैटिट्यूड्स पूछे गए थे, ठीक है। तो अब ऑब्वियसली इट इज़ वेरी टफ़ टू रिमेंबर ऑल दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स सारे ममालिक के, लेकिन हमने सिर्फ़ और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट हैं लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स उन पर आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट में, ठीक है, ताकि आप उसको आसानी के साथ याद रख सकें, ठीक है। और लास्ट टाइम भी जो भी चीज़ें पूछी गई थी एग्ज़ाम्स में वो भी उस लिस्ट के अंदर शामिल कर दूंगा, वो ममालिक भी शामिल कर दूंगा, वो कैपिटल्स भी शामिल कर दूंगा जिसके हवाले से लास्ट टाइम क्वेश्चंस किए गए थे, तो ताकि आप चंद एक ममालिक के वो पर्टिकुलरली लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स याद कर लें। उससे पहले एक जनरल टॉपिक है जिसको हम कहते हैं कि मैप रीडिंग। मैप रीडिंग एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मैप रीडिंग पढ़ना स्टार्ट करें तो इसमें आपको 6 मंथ्स भी लग सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आपको सिर्फ और चंद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें बतानी हैं जो कि मोस्टली एग्ज़ाम्स में एज ए MCQs पूछी जाती हैं। तो हमारा फोकस होगा कि चंद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको पढ़ाएं, दैट्स इट, ठीक है। क्योंकि अगर आपको मैप रीडिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दी तो इट टेक्स मोर देन 6 मंथ्स कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो सिर्फ़ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ानी हैं आपको। तो सबसे पहले ये आपकी एक बेज़वी शक्ल की दुनिया है, ठीक है। अब इस दुनिया को यानी ग्लोब को हम डिफरेंट डिग्रीज़ पर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, और इनके कुछ नाम हैं, ठीक है। अब ये क्या है? नंबर 1 आर्कटिक सर्कल, नंबर 2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नंबर 3 इक्वेटर, नंबर 4 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड नंबर 5 एंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। अब हमारी जो ज़मीन है, ठीक है, इसके 4 क्या हैं, 4 साइड्स हैं, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो आपने सुना होगा एक टर्म साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ठीक है। साउथ पोल का यहाँ पर क्या डिग्री बनता है, 90 डिग्री पर नॉर्थ पोल मौजूद है नॉर्थ के तरफ, और 90 डिग्री साउथ पर साउथ पोल मौजूद है, ठीक है। इक्वेटर की यहाँ पर आप डिग्री देख रहे होंगे 0 डिग्री, ठीक है। इक्वेटर क्या है, यानी सेंटर है, क्या है, सेंटर है दुनिया का, ठीक है। अब हम जब साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो ये डिग्रीज़ यहाँ से इंक्रीज़ होती हुई 23.5, 66.5 एंड साउथ तक पहुँचते पहुँचते ये 90 डिग्री साउथ तक आ जाएंगी। फिर हम अगर इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं तो ये डिग्रीज़ बढ़ते बढ़ते 23.5, 66.5 तक कहाँ तक पहुँचती हैं, 90 डिग्री नॉर्थ तक पहुँचती हैं। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि आपने याद रखनी है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो डिग्रीज़ है वो किस पर है, यानी 23.5 पर क्या मौजूद है, 23.5 साउथ में हमारा क्या मौजूद है, 23.5 साउथ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मौजूद है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे इक्वेटर कहाँ पर मौजूद है तो आप कहेंगे इक्वेटर 0 डिग्री पर मौजूद है, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ पर मौजूद है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देखेंगे जब हम साउथ की तरफ मूव करते हैं तो साउथ की तरफ मूव करते हुए 23.5 नॉर्थ में हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मौजूद है। फिर आर्कटिक सर्कल की हम बात करते हैं तो नॉर्थ की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ आर्कटिक सर्कल हमारा 60.5 नॉर्थ में मौजूद है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एंटार्कटिक सर्कल की, तो साउथ की तरफ मूव करते हुए 66.5 साउथ में हमारा क्या मौजूद है? एंटार्कटिक सर्कल मौजूद है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। जब हम मूव करेंगे नॉर्थ की तरफ तो यहाँ पर क्या मौजूद है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मौजूद है और आर्कटिक सर्कल मौजूद है। ठीक है, जिनकी डिग्रीज़ यहाँ पर मेंशन कर दी गई हैं, क्योंकि आने वाली स्लाइड्स के अंदर आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी ताकि आप नेक्स्ट टॉपिक को बआसानी समझ सकें। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको समझ आ गई होगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ऑल कंट्रीज़ दैट लाई अलॉन्ग द इक्वेटर। अब आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQs पूछा जाता है कि बताएँ कितने ममालिक इक्वेटर से गुज़रते हैं, यानी इक्वेटर से पास होकर कितने ममालिक गुज़रते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? 13 होगा। समटाइम्स उनके नेम्स दे दिए जाते हैं, ऑप्शंस में नेम्स दे दिए जाते हैं कि बताएं कौन सा मुल्क जो है वो इक्वेटर से गुज़रता है, फ़लाँ 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 या ये। ठीक है, तो आपको जब तक 13 ममालिक के नाम नहीं पता होंगे तो आप उसका आंसर नहीं कर सकते। तो ऑल कंट्रीज़ दैट लाई अलॉन्ग द इक्वेटर वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। और एक और क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं इन 13 ममालिक में, ये 13 ममालिक जो इक्वेटर से गुज़रते हैं, बताएं फ़लाँ ममालिक जो है उसका जो कॉन्टिनेंट है वो किस से बिलोंग करता है। ठीक है, सपोज़ हम बात करते हैं कि मलेशिया से सपोज़ या कीनिया से सपोज़ हमारा इक्वेटर गुज़रता है, तो बताएं कीनिया किस कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है? तो इसका आपको आंसर भी आना चाहिए कि कीनिया अफ्रीका के अंदर मौजूद है। तो आज नक्शे की मदद से आपको आसान अल्फाज में ये इक्वेटर से जो ममालिक गुज़रते हैं वो समझाने लगा हूँ। तो इसको आप न सिर्फ FIA के लिए बल्कि अपनी जो पर्सनल नॉलेज है उसको भी आप देखकर इंक्रीज़ आपकी हो जाएगी नॉलेज, जो आने वाले डिफरेंट एग्ज़ाम्स में अगर आपसे ये क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो आप उसका बआसानी आंसर कर सकते हैं। तो ऑल कंट्रीज़ दैट लाई अलॉन्ग द इक्वेटर। ठीक है, सबसे पहले आप थोड़ी देर वीडियो को पॉज करें और बताएं कि ये कौन सा कॉन्टिनेंट है, ये कौन सा कॉन्टिनेंट है और ये कौन सा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो आप मुझे बताएं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो पॉज करके इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा। तो आपको बताता हूँ, ये है साउथ अमेरिका। ठीक है, इसके बाद ये है अफ्रीका और इसके बाद ये जो रीजन है ये क्या कहलाता है? ये हमारा एशिया का कहलाता है। ठीक है, अब याद रखिएगा जब हम साउथ अमेरिका से स्टार्ट करते हैं, कोलंबिया कहाँ पर मौजूद है? इक्वेटर कहाँ से गुज़र रहा है? कोलंबिया से गुज़र रहा है। और कोलंबिया कहाँ पर मौजूद है? साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर मौजूद है। फिर इक्वेडोर कहाँ पर मौजूद है? साउथ अमेरिकन कंट्री है। फिर ब्राज़ील, जैसा कि मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन साउथ अमेरिका इज़ ब्राज़ील। तो ब्राज़ील से भी क्या गुज़रता है? इक्वेटर गुज़रता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं कहाँ पर? अफ्रीका के अंदर आते हैं। तो अफ्रीका के अंदर गैबोन, ठीक है, साओ टोम एंड प्रिंसाइप, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर युगांडा भी अफ्रीका के अंदर मौजूद है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो भी जो है इक्वेटर से गुज़रता है। फिर कीनिया भी इक्वेटर से गुज़रता है। सोमालिया जो कि अफ्रीका के अंदर मौजूद है वो भी इक्वेटर से गुज़रता है। और मालदीव्स, आप जानते हैं कि मालदीव्स कहाँ पर मौजूद है? मालदीव्स एशिया के अंदर मौजूद है। तो एशिया, इंडोनेशिया एंड क्रिबाटी कहाँ पर मौजूद हैं? एशिया के अंदर मौजूद हैं। और ये तीन ममालिक जो हैं एशिया के, अब याद रखिएगा 3 ममालिक एशिया के इक्वेटर से गुज़रते हैं। और साउथ अमेरिका के अगर हम काउंट करते हैं 1, 2, 3 और 3 ममालिक आपके कौन से गुज़रते हैं? साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के 3 ममालिक इक्वेटर से गुज़रते हैं। तो टोटल कितने हैं? टोटल हैं 13 ममालिक। ठीक है, तो बाकी 10 जो ममालिक हैं, ठीक है, तो बाकी ममालिक कितने बचे हैं हमारे पास? 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, 6। ठीक है, 4 और 3 7 ममालिक जो हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर से इक्वेटर वहाँ से गुज़रता है। तो फिर एक बार देख लीजिए, यानी साउथ अमेरिका से 3 ममालिक, ठीक है, जिससे इक्वेटर गुज़रता है।
फिर हम जब अफ्रीका की बात करते हैं तो अफ्रीका से यानी यहाँ पर ये कितने ममालिक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ममालिक अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि इक्वेटर से गुज़रते हैं, इक्वेटर वहाँ से गुज़रता है, और 3 ममालिक जो हैं वो एशिया के हैं जहाँ से इक्वेटर गुज़रता है। ठीक है, टोटल कितने ममालिक हो गए, टोटल 13 ममालिक हो गए। ये चीज़ें पूछी जाती हैं एग्ज़ाम्स में, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। 3 ममालिक साउथ अमेरिका के हैं जहाँ से इक्वेटर गुज़रता है, 7 ममालिक अफ्रीका के हैं जहाँ से इक्वेटर गुज़रता है, और 3 ममालिक एशिया के हैं जहाँ से इक्वेटर गुज़रता है। अब इक्वेटर है क्या, इसको भी डिटेल से नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम पढ़ लेते हैं। कंट्रीज़ अलोंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया था 23 कहाँ पर है, 23.5 नॉर्थ पे मौजूद है। ठीक है, 23.5 नॉर्थ में मौजूद है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हम पहले स्लाइड में पढ़ चुके हैं। तो अब वो ममालिक जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मैंने आपको बताया था 23.5। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे साउथ अमेरिकन कंट्री है मैक्सिको। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। बहामास साउथ अमेरिकन कंट्री है। ठीक है, और इसके बाद वेस्टर्न सहारा। ठीक है, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया। अल्जीरिया कहाँ पर मौजूद है, अल्जीरिया अफ्रीका का लार्जेस्ट कंट्री है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का लार्जेस्ट कंट्री है, कल पढ़ाया था आपको। नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार एंड ताइवान, ये सारे के सारे ममालिक इनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो लाइन है वो गुज़रती है। ठीक है, कौन से ममालिक हैं, मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार एंड ताइवान। तो याद रखिएगा ये पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में ये ममालिक वो जो है वो लाई करते हैं। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। कंट्रीज़ अलोंग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, जब हम कैंसर की हमने बात कर ली, अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको बताया था कहाँ पर मौजूद है, किस डिग्री पर मौजूद है, 23.5 साउथ में मौजूद है। जब हम साउथ की तरफ बढ़ते हैं इक्वेटर से हम जब साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो 23.5 डिग्रीज़ पर हमारा क्या मौजूद है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मौजूद है। अब वो कौन से ममालिक हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लाई करते हैं, तो देख लीजिएगा ये ममालिक हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लाई करते हैं। साउथ अमेरिका में हम देखें तो ब्राज़ील है। ठीक है, पैराग्वे है, अर्जेंटीना है, चिली है। ये किसके ममालिक हैं, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है उसके ये ममालिक हैं जो कि इक्वेटर से गुज़र रहे हैं। फिर हम जब आते हैं अफ्रीका की तरफ, बोस्टवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मदागास्कर और मोज़म्बिक जो है ये कहाँ के ममालिक हैं, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जो कि कहाँ पर लाई करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लाई करते हैं। फिर यहाँ पर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ममालिक हैं चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोस्टवाना, साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक, मदागास्कर एंड ऑस्ट्रेलिया। ये सारे के सारे ममालिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। तो याद रखिएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा नॉर्थ की तरफ है, इक्वेटर से जब हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्रीज़ पर हमारा क्या मौजूद है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मौजूद है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहाँ पर मौजूद है, जब इक्वेटर से साउथ की तरफ आएंगे तो 23.5 डिग्रीज़ पर हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पाया जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इक्वेटर पर कौन कौन से ममालिक लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर कौन कौन से ममालिक लोकेट करते हैं। फिर मैंने बता दिया आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर कौन कौन से ममालिक जो है वो लोकेट करते हैं। फिर हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने सुना होगा और जिससे टाइम हमारा जो मैयर होता है, आगे चलकर हमारा जनरल नॉलेज के अंदर एक इस हिसाब से ग्रीनविच
टाइम के हवाले से, ग्रीनविच मीन टाइम के हवाले से एक टॉपिक भी है पर्टिकुलर, उसमें हम डिटेल से इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूडनल मेरिडियंस कौन से हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कौन कौन से ममालिक गुजर रहे हैं, इक्वेटर से कौन कौन से ममालिक गुजर रहे हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से कौन से ममालिक गुजर रहे हैं। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्राइम मेरिडियन, जिसको हम PM भी बोलते हैं, तो वो भी हम देख लें, जो कि बीचों बीच यहाँ से गुज़र रही है, कि उस पर कौन कौन से ममालिक जो है वो लाए करते हैं या लोकेट करते हैं, ठीक है। ये चीज़ को आपने गौर से सुनना है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूरोप के अंदर मौजूद है, ठीक है। कल पढ़ा चुका हूँ कि यूनाइटेड किंगडम किस कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद है, यूरोप के अंदर मौजूद है। स्पेन कहाँ पर मौजूद है, स्पेन भी यूरोपियन कंट्री है, यूरोप के अंदर लोकेट करता है। और फ्रांस भी आपका यूरोपियन कंट्री है, जो कि यूरोप के अंदर लोकेट करता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, उसमें से 3 ममालिक यूरोप के जो है वो लोकेट करते हैं, यूरोप के 3 ममालिक लोकेट करते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर अफ्रीका है। तो अफ्रीका में आपने देखा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के काफ़ी ममालिक वहाँ से गुज़रते हैं। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से भी अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है वहाँ पर लोकेट करते हैं। तो अफ्रीका वो कॉन्टिनेंट है जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे भी उसके काफ़ी ममालिक लोकेट करते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे भी काफ़ी ममालिक अफ्रीका के लोकेट करते हैं। तो इसी तरह जो हमारा प्राइम मेरिडियन है उसमें भी हमारे काफ़ी ज़्यादा जो ममालिक हैं वो यहाँ पर लोकेट करते हैं। अल्जीरिया जो कि सबसे बड़ा मुल्क है, कहाँ का, अफ्रीका का, ठीक है। कल पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। इसके रिलेटेड हम MCQs भी सॉल्व करेंगे आने वाले दिनों में। अच्छा, बुर्किना फ़ासो भी अफ्रीकन कंट्री है, टोगो, घाना एंड माली, ठीक है। ये सब के सब कहाँ के ममालिक हैं, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर लोकेट करते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में हम जब रीजन ऑफ एंटार्क्टिका, जो इसका कुछ हिस्सा रीजन ऑफ एंटार्क्टिका पे भी मौजूद है प्राइम मेरिडियन का, ये लिस्ट डाउन आपको कर दिया है। ये इंशाल्लाह जब आपको PDF मिलेगी तो आप इसको बआसानी याद कर सकते हैं कि कंट्रीज़ ऑन प्राइम मेरिडियन कौन कौन से हैं। यूनाइटेड किंगडम जो कि यूरोप के अंदर मौजूद है, फ्रांस यूरोप के अंदर मौजूद है, स्पेन यूरोप के अंदर मौजूद है, अल्जीरिया जो कि अफ्रीका का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मुल्क है, माली अफ्रीका, ठीक है, बुर्किना फ़ासो भी अफ्रीका के अंदर मौजूद है, टोगो भी अफ्रीका के अंदर मौजूद है, घाना भी अफ्रीका के अंदर मौजूद है, क्वीन मॉन्ट लैंड भी अंटार्कटिका के अंदर मौजूद है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अब इम्पॉर्टेंट लॉन्गिट्यूडनल मेरिडियंस में हम इंटरसेक्शन ऑफ प्राइम मेरिडियन। अब क्या है, हमने पढ़ लिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पढ़ लिया, इक्वेटर पढ़ लिया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पढ़ लिया। अब इंटरसेक्शन की जब हम बात करते हैं तो PM को हम पढ़ चुके हैं, प्राइम मेरिडियन को पढ़ चुके हैं, ये आपकी प्राइम मेरिडियन लाइन है। अब पूछा जाता है कि जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इनको इंटरसेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, तो कौन से ममालिक इंटरसेक्ट पर मौजूद हैं, जहाँ से मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हों। इसका मतलब है इस जगह पर ममालिक जो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड इक्वेटर पर कौन से ममालिक यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो भी पढ़ लेते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। तो विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अल्जीरिया अफ्रीका यहाँ पर मौजूद है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जब हम आते हैं तो ये आप जानते हैं कि यहाँ पर अल्जीरिया मौजूद है, ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है प्राइम मेरिडियन को। फिर हम जब इक्वेटर पे बात करते हैं, विद इक्वेटर गल्फ़ ऑफ गिना, अटलांटिक ओशन पर, यहाँ अटलांटिक ओशन है, ठीक है, तो यहाँ पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर हम जब आते हैं विद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो अटलांटिक ओशन यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, अटलांटिक ओशन इस जगह पर मौजूद है जो कि इंटरसेक्ट कर रहा है प्राइम मेरिडियन को, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इंशाल्लाह PDF आपको जब प्रोवाइड की जाएगी तो आपको मिल जाएगी। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने अब तक क्या क्या पढ़ा है, तो आपको पढ़ा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो डिग्रीज़ हैं वो क्या हैं। जब हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो 23.5 पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मौजूद है, और जब हम साउथ की तरफ आते हैं 23.5 पर हमारा क्या मौजूद है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मौजूद है। और इन पर कौन कौन से ममालिक लोकेट करते हैं ये भी आपको डिटेल से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंट्रीज, सिटीज़
लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये अफ़गानिस्तान काबुल, ये मैंने आपको इंशाल्लाह नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको मज़ीद अब मैं इसको अगर रीड करके बताऊंगा तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो आपने चंद एक ममालिक हैं इसमें, ये सारे वो ममालिक हैं जो कि लास्ट टाइम डिफरेंट ममालिक के आप लोगों से FIA में क्वेश्चंस किए गए थे, MCQs पूछे गए थे। किसी का समटाइम्स लॉन्गिट्यूड पूछा गया था और किसी से लैटीट्यूड पूछा गया था। इन दोनों चीज़ों को आपने इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के आपने याद कर लेने हैं। जैसे कि लास्ट टाइम इजिप्ट का पूछा गया था, ठीक है, इजिप्ट का आप याद कर लेंगे। बेल्जियम का पूछा गया था, वो याद कर लेंगे। और इसी तरह से सर्बिया का पूछा गया था, बेलग्रेड जिसका कैपिटल है, तो उसके आप लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड याद कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे हम मज़ीद बढ़ते हैं अपने वर्ल्ड ज्योग्राफी के लेक्चर को लेकर। ओशंस एंड सीज़ के हवाले से आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर हम जब फ़िज़िकल ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें ओशंस एंड सीज़ का भी हम जिक्र करते हैं। तो ओशंस को आज इंशाल्लाह पढ़ लेते हैं। तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ओशंस एंड सीज़? सबसे पहला सवाल आपसे करता हूँ। आप लोग इनको एक ही समझते हैं, हालांकि इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है। अब वो डिफरेंस क्या है याद रखिएगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओशंस एंड सीज़, ठीक है, बड़ा ही आसान डिफरेंस है। तो अगर आपने ये याद कर लिया तो हमेशा याद रहेगा। एन ओशन हैज़ नो बाउंड्रीज़, जो हमारे ओशंस हैं इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। MCQs पूछा जा सकता है कि क्या है, हमारे जो ओशंस हैं इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। वेयर एज सी इज़ द स्मॉलर पार्शली इनक्लोज लैंड, ठीक है। तो याद रखिएगा जब ओशन की हम बात करते हैं तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती, ठीक है। और जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं हमारे सीज़ की, तो इसकी बाउंड्रीज़ होती हैं, ठीक है। तो इसकी क्या है, इसकी आप ये देख रहे होंगे कि इसकी बाउंड्रीज़ होती हैं और ओशंस की कोई बाउंड्री नहीं होती। अब इम्पॉर्टेंट ओशंस को किस तरह से याद रखा जाए, सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारे लिए ये है। तो आज आपको एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको ओशंस जो हैं वो सीक्वेंस से याद रह सकते हैं। और याद रखिएगा लास्ट टाइम FIA ने ओशंस के हवाले से बहुत ज़्यादा सवाल किए थे, ठीक है। तो इसकी जो फ़ीचर्स हैं वो मैं बताने लगा हूँ, वो आपने याद करने हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आपको सीक्वेंस बता देता हूँ। देयर आर 5 फेमस ओशंस इन द वर्ल्ड, 5 ओशंस मौजूद हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। और यहाँ से आपसे बहुत ज़्यादा सवाल किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप इसको याद कैसे रखें, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि सर ये आपने क्या लिखा है। तो याद रखें पैसे की अहमियत, ठीक है। पैसे की अहमियत हर बंदे के लिए है, मेरे लिए, आपके लिए, सब के लिए पैसे की अहमियत दुनिया में बहुत ज़्यादा है। हम सब जॉब के चक्कर में भाग रहे हैं, किस वजह से, ताकि हमें सैलरी मिल सके, हमें पैसा मिल सके। तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ अगर ओशंस के नाम सीक्वेंस से याद करने हैं तो आपने पैसा याद रखना होगा, ठीक है। अब पैसा कैसे याद रखना होगा? P फॉर व्हाट? P फॉर पैसिफिक ओशन, A फॉर व्हाट? अटलांटिक ओशन, I फॉर व्हाट? इंडियन ओशन, और S फॉर व्हाट? सदर्न ओशन, और A फॉर व्हाट? आर्कटिक ओशन, ठीक है। अब ये सीक्वेंस है कि सबसे बड़ा जो ओशन है वो कौन सा है? पैसिफिक है, उससे छोटा अटलांटिक है, उससे छोटा इंडियन ओशन है, उससे छोटा सदर्न ओशन है, और उससे छोटा आर्कटिक ओशन है, ठीक है। अब ये हो गए सीक्वेंस से याद, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो आपको ये आसानी के साथ सीक्वेंस से याद हो जाएंगे ओशंस के नाम। अगर आप क्या याद रखेंगे? पैसा याद रखेंगे। तो ज़िंदगी में हर एक बंदे को पैसा लाजमी याद होता है। अब इसके किलोमीटर स्क्वायर की बात करते हैं कि कितना फैला हुआ है पैसिफिक ओशन। तो 165.2 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर पैसिफिक ओशन फैला हुआ है। और फिर हम जब बात करते हैं अटलांटिक ओशन की तो 106.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर हमारा अटलांटिक ओशन फैला हुआ है, जो कि दुनिया का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा ओशन है। तीसरा ओशन 70.56 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। और फिर चौथा ओशन सदर्न ओशन, जिसको कहा जाता है, 20.33 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। फिर आर्कटिक ओशन जो सबसे छोटा ओशन है, जो 14.06 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है। फिर हम इसकी एवरेज डेप्थ देखते हैं। किसकी एवरेज डेप्थ देख रहे हैं? पैसिफिक ओशन की एवरेज डेप्थ याद रखिएगा 4000 मीटर से। और यहाँ से भी लास्ट टाइम MCQs पूछे गए थे FIA के एग्ज़ाम्स के अंदर, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। फिर उसके बाद हम आते हैं एवरेज डेप्थ ऑफ अटलांटिक ओशन, वो है
46 मीटर्स। ठीक है, जब हम बात करते हैं इंडियन ओशन की, जो कि तीसरा सबसे बड़ा ओशन है, उसकी एवरेज डेप्थ है 3741 मीटर्स। फिर हम जब बात करते हैं सदर्न ओशन की, तो उसकी एवरेज डेप्थ है 3270 मीटर्स। और जब हम सबसे छोटे ओशन की बात करते हैं, जो कि आर्कटिक ओशन है, उसकी एवरेज डेप्थ है 987 मीटर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी हैं। बड़े आसान लफ्ज़ों में मैंने आपको समझा दिया है, सीक्वेंस से आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि समटाइम्स आपसे एमसीक्यूज़ पूछा जाता है, बताएं तीसरा सबसे बड़ा ओशन कौन सा है। तो तीसरा सबसे बड़ा ओशन है कौन सा? इंडियन ओशन। ठीक है, जब आप इस फार्मूले को याद रखेंगे तो आपको बआसानी ये सीक्वेंस से ये चीज़ें याद रहेंगी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट ओशंस। ठीक है, अबाउट 97% ऑफ ऑल वाटर इन द ओशंस एंड दे कवर अराउंड 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी पूरी दुनिया, इस वक्त हमारी दुनिया जो है, इसमें 71% क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ पानी है। क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ पानी है। अच्छा, इसका मतलब है सिर्फ़ और सिर्फ इतने परसेंट हमारी खुश्की है। ठीक है, खुश्की से मुराद जहाँ पर मैं और आप रहते हैं, यानी पूरी दुनिया में 71% पानी मौजूद है। ठीक है, और अर्थ का जो सरफेस है, ठीक है, अराउंड 97% ऑफ वाटर इन द ओशंस। ठीक है, जिसमें से 97% जो पानी है वो कहाँ पर मौजूद है? आपके ओशंस में पाया जाता है। एंड दे कवर अबाउट द 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। यानी अगर हम समुंदर का पानी और ओशंस का पानी मिलाएं तो ये कितना बनता है? 71% बनता है। और खुश्की सिर्फ़ और सिर्फ कितनी है? 29% है, जहाँ पर मैं और आप रहते हैं। उसके बाद पैसिफिक ओशन इज़ द बिगेस्ट वन। ठीक है, द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशन पैसिफिक ओशन इज़ मरियाना ट्रेंच, जो कि कहाँ पर मौजूद है? पैसिफिक ओशन पे लाई करता है। आपने विटनेस किया होगा, ये एमसीक्यूज़ आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। ओशनिक evaporation is the source of what? Is the source of most rainfall. उसके बाद we have explored less than 5% of the ocean. ठीक है, अब ये 5 ओशंस आपको पढ़ा चुका हूँ, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न एंड आर्कटिक। इसमें से अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ 5% को एक्सप्लोर किया है। इसका क्या मतलब हुआ कि 95% ओशन अभी तक हम एक्सप्लोर ही नहीं कर सके। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जिस मालिक ने ये कायनात बनाई है वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो हम पूरी दुनिया के साइंसदान, जिसमें ये सब शामिल हैं, जो रिसर्चेस हो रही हैं, तो अब तक सिर्फ जो ओशंस हैं उस पे सिर्फ और सिर्फ हम 5% को एक्सप्लोर कर चुके हैं। 95% अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जा सका। द पैसिफिक ओशन कवर्स मोर देन 30% ऑफ द अर्थ सरफेस। अब सपोज़ पूरी दुनिया का जो सरफेस है वो कितना है? 100% है। अब 100% में से 30% जो जगह है वो किसने घेरी हुई है? वो घेरी हुई है पैसिफिक ओशन ने, जो कि सबसे बड़ा क्या है? ओशन है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी हैं, ये पूछी जा सकती हैं। द लार्जेस्ट कोलर रीफ इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड वेयर? इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलियन कोस्ट एंड इज़ कॉल्ड व्हाट? ग्रेट बैरियर रीफ भी कहा जाता है। और समटाइम्स पूछा जाता है एमसीक्यूज़ में, बताएं द ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर वाक़ है? तो आप बताएंगे ये ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर वाक़ है। ठीक है, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। द वर्ड पैसिफिक मीन्स व्हाट? द वर्ड पैसिफिक मीन्स पीसफुल। उसके बाद द पैसिफिक ओशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? डीपेस्ट ओशन। उसके बाद द पैसिफिक ओशन इज़ होम टू मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स आइलैंड्स। ठीक है, जिसको इंक्लूडिंग हवाई भी, जो एक पूरी रियासत है, वो भी मौजूद है। द पैसिफिक ओशन इज़ ऑल्सो नोन ऑल्सो द होम टू द ग्रेट बैरियर रीफ, जो कि मैंने अभी आपको बताया कहाँ पर मौजूद है? ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पर मौजूद है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। द पैसिफिक ओशन एक्चुअली श्रिंक्स बाय 1 इंच एवरीवेयर। श्रिंक्स का मतलब है कि घटता है। ठीक है, दिस इज़ कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। टेक्टोनिक प्लेट्स जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, उसकी वजह से हर साल जो आपका पैसिफिक ओशन है ये क्या होता है? श्रिंक करता है 1 इंच। ठीक है, द अटलांटिक ओशन इज़ इंक्रीजिंग बाय द सेम अमाउंट ईच ईयर। ठीक है, पैसिफिक जो है वो 1 इंच सुकड़ता जा रहा है, और इसी की तरह अटलांटिक ओशन, जो कि दूसरा बड़ा ओशन है, वो
क्या होता है, इंक्रीज़ होता जा रहा है हर साल 1 इंच, ठीक है। द अटलांटिक ओशन इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। अटलांटिक ओशन को 2 हिस्सों में हम तकसीम कर सकते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। उसके बाद अटलांटिक ओशन बॉर्डर्स 4 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है। अब याद रखिएगा अटलांटिक ओशंस जो है उस वो कितने बड़े आज़मों पर फैला हुआ है। सबसे पहले अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पर फैला हुआ है। उसके बाद द अटलांटिक ओशन कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स अबाउट 23.3% ऑल ऑफ द वर्ल्ड ओशंस वाटर। अब मैंने आपको पढ़ाया, अब सपोज करते हैं कि पांचों दरियाओं का पानी 100% है, इसमें से 23.3% पानी जो है वो कहाँ पर मौजूद है, वो आपका मौजूद है अटलांटिक ओशन पर, ठीक है। उसके बाद द लार्जेस्ट सी ऑफ अटलांटिक ओशन इज़ सरेगासो सी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि अटलांटिक ओशन पर सबसे बड़ा सी कौन सा मौजूद है, वो है सरगासो सी। द लार्जेस्ट आइलैंड इन द अटलांटिक ओशन इज़ ग्रीनलैंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रीनलैंड इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। पूछा जा सकता है ये कहाँ पर लोकेट करता है, तो आप बताएं जी ये अटलांटिक ओशन पर लोकेट करता है। तो ये चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है। कल भी मैंने बताया था कि एक पेन और रजिस्टर आपने अपने साथ रखना है अगर आप अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं, अदरवाइज़ नो चांस। अगर आप पीडीएफ के सहारे रहेंगे तो ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें आपसे लेक्चर में भी मिस हो जाएंगी जो हम एडिशनल आपको बता रहे होते हैं। देयर आर मेनी आइलैंड्स इन द इंडियन ओशंस, ठीक है। देयर आर मेनी आइलैंड्स इन द इंडियन ओशंस। इंडियन ओशंस पर ज़्यादातर बहुत ज़्यादा आइलैंड्स मौजूद है। और जहाँ तक आप जानते हैं कि यहाँ पर आप देखते होंगे कि बहुत से टूरिस्ट रिसोर्ट भी हैं। अब कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। मॉरिशस बहुत फेमस विज़िटिंग प्लेस है। उसके बाद शेल्स, उसके बाद रीयूनियन जो कि फ़्रांस के अंदर मौजूद है, फिर मदागास्कर, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे आइलैंड्स हैं, ठीक है। द कोमोरोस स्पेन के अंदर मौजूद है, मालदीव्स पुर्तगाल के अंदर मौजूद है, श्रीलंका फॉर्मली नोन एज सीलोन। इसको पहले श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, श्रीलंका का पुराना नाम था सीलोन। मैं जानता हूँ लेक्चर थोड़ा सा आज शायद लेंथी हो गया है, लेकिन हमने चीज़ों को पढ़ना है। द नेम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द लोकेशन अराउंड द इंडियन पेनिसुला। द इंडियन ओशन इज़ एक्चुअली द यंगेस्ट ऑफ द मेजर ओशंस। इंडियन ओशन क्या है, ये सबसे यंगेस्ट है ओशंस में, ठीक है। 5 ओशंस आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। उनकी ट्रिक भी बताई है आप किस तरह से सीक्वेंस में याद रख सकते हैं। इन पांचों के पांचों ओशंस में अगर बात की जाए यंगेस्ट ओशन कौन सा है, ये भी अक्सर MCQs पूछा जाता है। विच इज़ द यंगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए इंडियन ओशन इज़ द यंगेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ चीज़ आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। मज़ीद आगे बढ़ते हैं। सम बिग कोस्टल सिटीज़ सिचुएटेड अलॉन्ग द इंडियन ओशंस आर, कौन सी हैं, मुंबई, ठीक है। उसके बाद कोलंबो श्रीलंका, ठीक है। सिंगापुर, पर्थ, दार एस सलाम तंजानिया, डरबन जो कि अफ्रीका का सिटी है, ठीक है। और द सदर्न ओशन कवर्स रफली 6% ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। अब चौथा नंबर जो दरिया समुंदर वो है, ओशन है, वो दुनिया का सरफेस का 6% जो है उसने अपने अंदर समोए हुए है। इट्स डीपेस्ट पॉइंट थ्रू अ वे डाउन इन द साउथ सैंडविच फ्रेंच पर इसका क्या है, यानी डीपेस्ट पॉइंट मौजूद है। द सदर्न ओशन लार्जेस्ट रेजिडेंट द ब्लू व्हेल यहाँ पर पाई जाती है। कैन ईट अप टू 8 टन्स ऑफ इट्स फेवरेट फूड एवरी डे। और ब्लू व्हेल दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल भी है, ठीक है। द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड इज़ ब्लू व्हेल, जो कि कितना खुराक खाती है, अप टू 8 टन्स डेली, ठीक है। फेमस सीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है। ये भी आज टॉपिक कवर कर ही लेते हैं, ठीक है। फिर इंशाल्लाह कल हम वाइंड अप करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी को। द फिलीपीन सी इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ द सरफेस एरिया कवर्ड। Stretches about 5.695 million kilometers square and lies in the western part of North Pacific Ocean, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इन द वेस्ट द फिलीपीन सी इज़ बॉर्डर्ड बाय द नेशंस ऑफ ताइवान एंड द फिलीपींस। In the north, it touches Japanese shores, the Marianas on the east, and in the south, it reaches to the coastline Palau.
उसके बाद द साउथ चाइना सी इज़ द लार्जेस्ट मार्जिनल सी इन द वर्ल्ड। अब बहुत से क्वेश्चंस करेंगे लोग, सर आपने पढ़ाया है कि फ़िलिपीन सी सबसे बड़ा है और अब आप पढ़ा रहे हैं कि साउथ चाइना सी सबसे बड़ा है, और काफ़ी ये क्वेश्चन करेंगे सर हमने तो साउथ चाइना सी सबसे बड़ा पढ़ा है। बिल्कुल, आपने सबसे बड़ा सी जो पढ़ा है वो साउथ चाइना है, और यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ। ऊपर पढ़िएगा पहली लाइन, द फ़िलिपीन सी इज़ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, जब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया तो फ़िलिपीन सी इज़ द लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड। जब हम बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट मार्जिनल सी इन द वर्ल्ड तो आपका आंसर होगा द साउथ चाइना सी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, साउथ चाइना इज़ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, MCQs अक्सर पूछा जाता रहा है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, साउथ चाइना सी कवर्स आवर एरिया अबाउट 3500,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एरियाज़ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। द सरफेस एरिया ऑफ द साउथ चाइना सी इज़ अबाउट 3500,000 किलोमीटर स्क्वायर, मेकिंग द सी लार्जर दैन द एशियन कंट्री ऑफ इंडिया। अब याद रखिएगा, अगर हम ये सपोज़ कर लें ये इंडिया है, और इंडिया आप जानते हैं कि बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, बहुत बड़ा मुल्क है, और ये आपका मौजूद है क्या, साउथ चाइना सी। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि इन टर्म्स ऑफ एरिया, अब याद रखिएगा इन टर्म्स ऑफ एरिया साउथ चाइना सी इंडिया से भी बड़ा है। साउथ चाइना सी इन टर्म्स ऑफ एरिया जो इंडिया का सबसे बड़ा माना जाने वाला, चाइना के बाद सबसे बड़ा एरिया के लिहाज से मुल्क है इंडिया, उससे भी ज़्यादा बड़ा साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी इज़ लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। इंपॉर्टेंट MCQs है, पूछा जाने वाला MCQs है। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, द कैरिबियन सी इज़ द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। इंपॉर्टेंट MCQs है, पूछा जाता है। ठीक है, द सरफेस एरिया कवर्ड बाय द कैरिबियन सी इज़ दैट 27,54,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, द मेडिटेरियन सी इज़ द बॉडी ऑफ वाटर दैट सेपरेट्स यूरोप, अफ्रीका, एशिया। वो कौन सा समुंदर है जो कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जुदा करता है, वो ये है, और अक्सर MCQs यहाँ से भी पूछा जाता है। द मेडिटेरियन सी इज़ कनेक्टेड टू द अटलांटिक ओशन बाय अ नैरो पैसेज कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। मेडिटेरियन सी कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन से, किससे, एक छोटा सा पैसेज है जो कि कहलाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। लेट्स मूव फॉरवर्ड, द मेडिटेरियन सी कवर्स अराउंड 2.5 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं डिटेल में इस वजह से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम भी काफ़ी बच्चों ने शिकायत की थी कि सर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो हमने अब इस सेशन के अंदर इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ना है। द 163 किलोमीटर 101 माइल, अगर उसको कन्वर्ट करें हम माइल्स में, तो सुइज़ कैनाल आपने सुनी होगी, इज़ द साउथ ईस्ट कनेक्ट्स दैट द मेडिटेरियन सी टू द रेड सी। मेडिटेरियन सी को रेड सी से मिलाने वाली जो कैनाल है वो सुइज़ कैनाल है, और रिसेंटली आपको याद होगा कि एक शिप से ये ब्लॉक हो गई थी, और जो रास्ता है वो कई दिनों तक जो है वो ब्लॉक रहा था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखा करें। द मेडिटेरियन सी इज़ लाई बिटवीन स्पेन एंड लेबनान। जो मेडिटेरियन सी है ये स्पेन और लेबनान के दरमियान है। The Bering Sea is a marginal sea of the Pacific Ocean. The Bering Sea is separated from Gulf of Alaska by Alaska Peninsula. ठीक है, उसके बाद the Bering Sea covers 2 million square kilometers. Important MCQs है, नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद the Bering Sea is the part of Pacific Ocean. Important MCQs पूछा जा सकता है। The Bering Sea is also a rich in floating plant life. यहाँ पर plant life जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा प्लांट लाइफ किस सी में पाई जाती है तो वो बेरिंग सी है। उसके बाद द ब्लैक सी इज़ अ सी यूरेशिया बिटवीन यूरोप एंड एनातोलिया। ठीक है, ब्लैक सी के हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द ब्लैक सी इज़ लोकेटेड वेयर यूरोप एंड एशिया मीट। जहाँ पर यूरोप एंड एशिया आपस में मिलते हैं, ठीक है, जहाँ पर यूरोप एंड एशिया आपस में मिलते हैं वो ब्लैक सी जगह है। ठीक है, इट इज़ कनेक्टेड टू अटलांटिक ओशन थ्रू मेडिटेरियन सी। ठीक है, उसके बाद द रेड सी आल्सो नोन एज व्हाट, गल्फ ऑफ अरेबिया। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, तो आप
रेड सी को गल्फ़ ऑफ अरेबिया के नाम से भी जानते हैं। द रेड सी between Arabian Peninsula of Asia is the northeast and African in the southwest. It is a part of the Indian Ocean. ये किसका पार्ट है? ये इंडियन ओशन का पार्ट है। Let's move forward. Suez Channel connects Red Sea and Mediterranean Sea. Suez Channel किसको मिलाता है? Red Sea और Mediterranean Sea को मिलाता है। ये भी बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। It is named that because it sometimes looks red from the red algae. ठीक है, इसको रेड सी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें रेड पानी नहीं होता ऑब्वियसली। ये समटाइम्स जो है ये इस तरह के आपको एक नज़ारा दे रहा होता है कि रेड अलजी आपने देखी होगी कि उस तरह का इसका कलर हो जाता है, जिस वजह से इसको नाम दिया गया है रेड सी। डेड सी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डेड सी इज़ लोकेटेड वेयर? डेड सी इज़ लोकेटेड इन इसराइल एंड जॉर्डन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ यहाँ से अक्सर पूछा जाता है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम मज़ीद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी के हवाले से पढ़ाएंगे, और कल भी मुझे नहीं लगता कि हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी कंप्लीट हो पाएगा। उसकी वजह यह है, अब हमने कल के लेक्चर में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने लिथोस्फीयर भी पढ़ना है। ठीक है, हमने शायद माउंटेंस भी पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने कवर करनी है। और लास्ट में हम, जैसा कि आपको याद होगा कि मेरा एक तरीका है कि जितना भी वर्ल्ड ज्योग्राफ़ी के अंदर हमने चीज़ें पढ़ी हैं उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो होंगे वो आपको एक सेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, जिससे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प आउट मिलेगी कि हाँ ये भी एमसीक्यूज़ आ सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये वो एमसीक्यूज़ होंगे जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में आ चुके हों। ठीक है, तो पास्ट एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस अगर आ चुके होंगे तो वही क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ताकि जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस के आने की वो ज़्यादा हो। तो उम्मीद करता हूँ लेक्चर थोड़ा सा लेंथी था, जिसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ, लेकिन हमने अपना कोर्स कंप्लीट करना है तो हमने पढ़ना होगा और नोट डाउन ज़रूर करनी होंगी चीज़ें, नोट्स बनाने होंगे। विदाउट नोट्स हम सीरियसली कामयाब नहीं हो सकते। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।